डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा। अब डेल्टा क्या मतलब? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो हम इतने टाइम से अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करते आ रहे हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हम 10 DQ से भी शो करते हैं, तो उसके मैग्नीट्यूड पर कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। ये क्या कहता है? इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि द हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन द ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा। ये फैक्टर क्या करेगा कि इसके अकॉर्डिंग ये होगा कि मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, तो डेल्टा का जो मैग्नीट्यूड है यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की जो वैल्यू है वो भी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है कि कोबाल्ट का यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले रखा है वाटर के साथ। दोनों में ही कोबाल्ट है, दोनों में ही वाटर है, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। दोनों में डिफरेंस कहाँ है? यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ठीक है, और नीचे वाले में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन +3 है। तो कोबाल्ट +2 में अगर आप डेल्टा ओ की वैल्यू देखें तो वो सिर्फ 9200 है और नीचे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गई है। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, डेल्टा की वैल्यू उतनी ज़्यादा। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि इसमें लिखा हुआ भी है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन कॉजेज द लीगेंड्स टू अप्रोच मोर क्लोजली टू इट। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल आयन की जितनी ज्यादा होगी, लीगेंड उसको ज्यादा पास से अप्रोच करेगा। क्या, क्यों अप्रोच करेगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। और जितना ज्यादा पास से वो अप्रोच करेगा तो उससे क्या होगा, लीगेंड्स जो है उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग मेटल डी ऑर्बिटल्स की कॉज करेंगे, और जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी डेल्टा की वैल्यू भी उतनी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर लीगेंड्स जो हैं ज्यादा पास में कैसे आ रहे हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल आयन के लिए। तो देखो यहाँ पर हमने दिखा रखे हैं कोबाल्ट आयन। एक में है कोबाल्ट +2 पहले वाले में, और दूसरे में है कोबाल्ट +3। जाहिर सी बात है कि कोबाल्ट +2 में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है। देखिए, जो कोबाल्ट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 3d7 4s2। ठीक, अब कोबाल्ट +2 स्टेट में तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, तो क्या बचा? खाली 3d7। ठीक, और कोबाल्ट +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो अब इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 3d6। ठीक, तो एक में डी में 7 इलेक्ट्रॉन है और एक में डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं इसका साइज भी कंपैरेटिवली छोटा हो गया है। क्यों छोटा हो गया है? क्योंकि Z इफेक्टिव की वैल्यू जो है इस केस में ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर क्या होगा, Z इफेक्टिव की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक, Z इफेक्टिव जितना ज़्यादा हो जाएगा साइज उतना छोटा हो जाएगा, इसीलिए कोबाल्ट +3 का साइज कोबाल्ट +2 के कंपैरिजन में छोटा भी होता है। Z इफेक्टिव में अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और आप लोगों ने अपनी जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी तब भी आपने पढ़ा होगा। देखिए, ये न्यूक्लियस अगर हमारा है, यहाँ बीच में काफ़ी सारे शेल्स हैं, और अगर मैं बात करूँ सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है जिसे हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है उसको हम Z इफेक्टिव बोल देते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस पर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वही तो इलेक्ट्रॉन पर मतलब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है यानी प्रोटॉन्स होते हैं, वही प्रोटॉन्स तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए, कोबाल्ट +2 और कोबाल्ट +3 में दोनों में ही प्रोटॉन का नंबर तो इक्वल होगा। ठीक, जितने भी प्रोटॉन्स हैं, तो कोबाल्ट +2 के केस में वही प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7d इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर कोबाल्ट +3 के केस में वही सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सिर्फ 6d इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा मतलब कम हो गया है यहाँ पर। तो दूसरे वाले केस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा फील करेगा ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी इस पर Z इफेक्टिव ज़्यादा लगेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये इसकी तरफ थोड़ा सा खिंच जाएगा, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, और डिस्टेंस कम हो जाएगा इस वजह से जो है साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक, तो अब हमारे पास दो साइज के हमारे आयन हो गए, एक हमारे पास काफी बड़ा है और दूसरा हमारा थोड़ा सा छोटा हो गया है। ठीक, दोनों को ही लीगेंड अप्रोच कर रहे हैं। तो अब आप खुद ही बताइए कि छोटे साइज का
जो मेटल आयन है वो ज़्यादा अच्छा लीगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या बड़े साइज का? तो क्योंकि ये साइज छोटा है तो छोटा साइज जो है, क्योंकि Z इफेक्टिव ज़्यादा लगाएगा लीगेंड पर, तो अट्रैक्शन जो है इस लीगेंड के लिए ज़्यादा हो जाएगा छोटे साइज वाले का। तो इसलिए जो है लीगेंड जो है इस छोटे वाले साइज के यानी कोबाल्ट+3 यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल आयन को ज़्यादा पास से अप्रोच करेगा, और जितना ज़्यादा पास से अप्रोच करेंगे ये, तो उतना ज़्यादा लीगेंड जो है इस मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स में उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग कॉज करेगा। तो Z इफेक्टिव जितना ज़्यादा होता है उस वजह से लीगेंड जो है ज़्यादा पास में आ जाते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल आयन की, और जितना ज़्यादा पास में आते हैं उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग ये कॉज करते हैं। तो ये था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन के बारे में कि बस जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल आयन की, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की भी उतनी ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं हम अपने दूसरे फैक्टर की। तो दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ मेटल आयन। अब हमें मेटल आयन का नेचर भी देखना है। नेचर से मतलब होता है कि वो किस सीरीज को, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांजिशन सीरीज के बारे में, 3D सीरीज, 4D, 5D, तो वो किस सीरीज का मेटल आयन है। तो ये इसमें लिखा हुआ भी है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल आयन इन्वॉल्व, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नो टू विच ट्रांजिशन सीरीज द मेटल आयन बिलोंग्स। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेटल आयन किस ट्रांजिशन सीरीज को बिलोंग कर रहा है। और मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा जो है वो इंक्रीज कैसे करता है? 3D का कम होगा, फिर 4D का उससे ज़्यादा, और 5D का सबसे ज़्यादा। तो जो 5D सीरीज की डेल्टा वैल्यूज होती है, द डेल्टा वैल्यूज फॉर द मेटल आयंस बिलोंगिंग टू द 5D सीरीज आर मैक्सिमम। तो 5D सीरीज वाले जो मेटल आयन है उनके लिए डेल्टा वैल्यू मैक्सिमम होती है, यानी कि उन मेटल आयंस में जो 5D सीरीज को बिलोंग करते हैं उनमें हमें स्प्लिटिंग ज़्यादा देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसीलिए दिस इज वाई द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ 4D एंड 5D सीरीज आर जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। जितनी ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू होगी उतना ही हमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया हुआ भी है कि ये जो पहला हमने कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है इसमें कोबाल्ट ले रखा है। कोबाल्ट हमारा 3D सीरीज का है, फिर RH ले रखा है, ये हमारा 4D सीरीज का है, फिर इरिडियम ले रखा है, ये हमारा 5D सीरीज का है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू भी 3D टू 4D जा रहे हैं तो इंक्रीज करी, 4D टू 5D जा रहे हैं तो भी इंक्रीज कर रही है। तो टॉप टू बॉटम चल रहे हैं 3D से 4D, 4D से 5D, तो डेल्टा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है। अब ये ऐसी इंक्रीज हमें देखने को क्यों मिल रही है? यहाँ पर भी Z इफेक्टिव ही हमारा मेन रीजन है। देखिए नॉर्मली अभी मैंने आपको Z इफेक्टिव के बारे में बताया, तो हम ये देख ले रहे हैं कि अगर बीच के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग यानी इनर इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग, इनर इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग जो होगी वो जितनी ज़्यादा होती है Z इफेक्टिव उतना ही कम हो जाता है। ठीक है ना, शील्डिंग जितनी ज़्यादा होगी Z इफेक्टिव उतना कम हो जाएगा। इनर इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग की बात कर रहे हैं हम, Z इफेक्टिव उतना कम हो गया। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक, फिर से मैंने इसमें ये शेल्स बना दिए। मान लीजिए 3D में हमारे 2 शेल्स आ रहे, सपोज, मैंने आते तो नहीं है, बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से बढ़ रहा है। ये नीचे 3 शेल बना दे रही हूँ और यहाँ पर जो है मैं 4 शेल बना दे रही हूँ। ठीक, और फिर से हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की ही बात कर लेते हैं फिलहाल। तो नॉर्मली हमें क्या देखने को मिलता है, जो S और P ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। देख भी रहे हैं आप साइज कैसे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, साथ साथ नंबर ऑफ इनर शेल्स भी बढ़ रहे हैं। तो इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन का नंबर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जब इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो शील्डिंग भी बढ़ेगी, और शील्डिंग क्योंकि बढ़ेगी तो क्या होगा, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये जो है मतलब इसका जो Z इफेक्टिव होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर लगा रहा होगा उतना ये फील नहीं कर पाएगा। तो Z इफेक्टिव जितना कम हो जाएगा साइज जो है उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये अभी हमने अपनी लास्ट स्लाइड में भी देखा, क्योंकि यहाँ पर शील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है तो इसलिए साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, अगर हम S और P ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो टॉप टू बॉटम चलने पर साइज जो है वो इंक्रीज करता है। लेकिन अगर हम अपने D और F ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो D और F ब्लॉक एलिमेंट्स में साइज जो है वो डिक्रीज करता है। आपने F ब्लॉक एलिमेंट्स में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ा होगा। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी इस वजह से ही है क्योंकि वहां पर क्या है,
एस और पी ब्लॉक में क्या होती है, इनर इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि एस और पी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बहुत पास में होते हैं, ठीक। लेकिन डी और एफ ब्लॉक जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी और एफ ऑर्बिटल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी शील्डिंग बहुत पुअर होती है। क्यों? क्योंकि डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर हो गए। तो क्योंकि इनकी पुअर शील्डिंग है, तो पुअर शील्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, अब जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। और जेड इफेक्टिव जितना इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि साइज थोड़ा सा कम हो गया। मतलब हालांकि यहाँ पर क्या है, 3D टू 4D और 4D टू 5D चलेंगे तो साइज में ना बहुत अप्रिशिएबल चेंज देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो बहुत अप्रिशिएबल चेंज अगर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम ये भी, और यहाँ पर जेड इफेक्टिव हम जो बोल रहे हैं कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने से क्या होगा, अगर साइज हमारा, सपोज हमारा 3D का साइज ये है, ठीक है, 4D थोड़ा सा और 5D लगभग लगभग, मतलब हम हमारे सेम है। तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने से क्या होगा, ये जो मेटल आयन है 4D और 5D के, ये लीगेंड को बहुत अच्छे से अपनी साइड अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये लीगेंड को जितना ज्यादा अपने पास लेके आएंगे, मतलब इनके बीच में मेटल आयन और लीगेंड के बीच में अट्रैक्शन जितना ज्यादा हो जाएगा, उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो ये उतना ज्यादा उसको रिपेल भी कर पाएंगे। भाई पहले तो कोई हमारा कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा था, मेटल और लीगेंड था, पहले तो इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ, ठीक है। अट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, लीगेंड मेटल के पास में आ गए, तो मेटल जो है लीगेंड के जितना पास में आ जाएंगे अट्रैक्शन की वजह से, फिर लीगेंड्स के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा, और उसी रिपल्शन की वजह से हमें डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। तो जितना पास से लीगेंड मेटल एटम को अप्रोच करेगा, स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो इसी वजह से अब स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू हो गई सब ज्यादा, ठीक है। एक वैल्यू हमने कम बना दी, ये वाली, ठीक। अब नीचे हमारे T2G ऑर्बिटल्स हैं, ऊपर हमारे EG ऑर्बिटल्स हैं, ठीक। हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने शुरू किए, ये पहला इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा, तीसरा, यहाँ तक तो कोई बात ही नहीं है, हम इजीली भर सकते हैं। जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है, डिस्टेंस से मतलब दोनों के बीच में डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से। तो अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था जो वैल्यू कम होती है, बस इलेक्ट्रॉन उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। तो क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है, तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो यहीं पर पेयर अप होगा, फिर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी यहीं पर, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन भी यहीं पर। तो इससे क्या होगा, हमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा कम, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं। तो 4D और 5D सीरीज वाले जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, क्योंकि टॉप टू बॉटम यहाँ पर साइज में बहुत अप्रिशिएबल चेंज नहीं हो रहा है, और बस जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज करके आ रही है। और उस जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज करने से मेटल जो है और लीगेंड जो है वो दोनों पास में आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हमें ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है नेचर ऑफ लीगेंड्स। ये जो फैक्टर्स है नेचर ऑफ लीगेंड्स की, हमें लीगेंड्स का नेचर भी पता होना चाहिए। लीगेंड्स का नेचर से मतलब होता है कि वो स्ट्रांग है या वो वीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि डिफरेंट लीगेंड कॉज डिफरेंट डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग, ठीक है। जो डिफरेंट लीगेंड्स होंगे वो डिफरेंट स्प्लिटिंग भी कॉज करेंगे। तो जो लीगेंड्स होंगे दैट प्रोड्यूस स्मॉल स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल्स, वो लीगेंड्स जो डी ऑर्बिटल्स में स्मॉल स्प्लिटिंग कॉज करते हैं उनको हम बोल देते हैं वीक लीगेंड्स, ठीक है। और वो लीगेंड्स जो लार्ज स्प्लिटिंग कॉज करते हैं उनको हम बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स, यानी जो ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज करेंगे वो स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स कहलाएंगे, जो कम स्प्लिटिंग कॉज करेंगे वो वीक लीगेंड्स कहलाएंगे। तो जो स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स है, क्योंकि वो ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज कर रहे हैं, तो जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज करेंगे वैल्यू डेल्टा की उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं द वैल्यू ऑफ डेल्टा, और वीक लीगेंड्स जो डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो वीक लीगेंड्स डेल्टा की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं और स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स डेल्टा की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। तो ये जो इंक्रीज और डिक्रीजिंग इनकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया गया, और पहले तो डेल्टा की वैल्यूज निकाली, ठीक है। तो उन डेल्टा की वैल्यूज के बेसिस पर उन डेल्टा की वैल्यूज से हमें मालूम पड़ा कि कौन सा लीगेंड जो है ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज कर रहा है और कौन सा कम। तो उनको उनकी फील्ड स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया गया, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने से हमें एक सीरीज मिली जिसको हम बोल देते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नीचे दी हुई है।
अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार शॉर्ट नोट आता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर, तो अगर शॉर्ट नोट आता है तो आप ये पूरा नेचर ऑफ लिगेंड्स जो शुरू से लेके लास्ट तक लिखा हुआ है पूरा आप वहां पर लिख सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो इनिशियली हमने ये बना रखे हैं लिगेंड्स, जो शुरुआत में लिगेंड्स आते हैं वो वीक लिगेंड्स हो जाते हैं, और जो लास्ट में आते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में इन लिगेंड्स को अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे सपोज कोई बोले F- और NH3 दोनों में से बताइए कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो क्योंकि NH3 बाद में आ रहा है तो इसलिए ये एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएगा सेम मेटल आयन के लिए, और ठीक है, और यहाँ पर F- जो है वो वीक लिगेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि एक ही लिगेंड अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में कई बार वो स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है, कई बार वो वीक की तरह बिहेव करता है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने सिर्फ एक सीरीज तो बता दी थी कि ये वीक लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये क्यों वीक है और क्यों स्ट्रॉन्ग है इस बारे में कुछ वो बता नहीं पाई थी, ये उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन रही, और इसी लिमिटेशन को फिर लिगेंड फील्ड थ्योरी ने दूर किया था। तो कभी आप जब आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ आप पढ़ेंगे लिगेंड फील्ड थ्योरी के बारे में। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बस नेचर ऑफ लिगेंड्स के बेसिस पर बना दी गई थी, और वो सीरीज ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये I- से स्टार्ट है और बाकी सारे लिगेंड्स आपके सामने दिए हुए हैं। तो ये इस तरह से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है, और नेचर ऑफ लिगेंड्स को हम बस इतना बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो है वो ज़्यादा स्प्लिटिंग कॉज करते हैं, इसलिए डेल्टा की वैल्यू को उतना ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, और वीक लिगेंड्स क्योंकि कम स्प्लिटिंग कॉज करते हैं तो डेल्टा की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे। और अब इसमें आता है लास्ट हमारा फैक्टर, दैट इज ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स इसके बारे में भी हम वैसे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, जब मैंने आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बताई थी तब भी मैंने काफ़ी कुछ समझा दिया था इसमें। तो value of delta also depends upon the geometry of the complex. It has been found that the splitting in an octahedral field is more than tetrahedral field for the same metal ion and same ligands. ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि सेम मेटल आयन और सेम लिगेंड्स के लिए ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग ज्यादा देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू टेट्राहेड्रल फील्ड। क्यों? This is because in a tetrahedral complex the ligands are directed much less efficiently than in an octahedral complex, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड्स जो है बिल्कुल डायरेक्टली जो है डी ऑर्बिटल्स के सामने नहीं आ पाते, फेस टू फेस रिपल्शन वहां पर नहीं हो पाता। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, लिगेंड्स क्योंकि एक्सिस पर आ रहे हैं, देखो मैं यहाँ अगर ये एक्सिस बना दी मैंने, एक्स वाई और जेड एक्सिस है सपोज, तो लिगेंड्स क्या एक्सिस पर प्रेजेंट है, ये मैं आपको लिगेंड्स बना रही हूँ, ठीक है, और हर एक्सिस पर दो लिगेंड्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स थे, दो तरीके के डी ऑर्बिटल्स हमने देखे थे, एक एक्सियल ऑर्बिटल थे, दूसरे हमारे प्लानर ऑर्बिटल से। एक्सियल ऑर्बिटल से हमारा Eg ग्रुप बन रहा था और प्लानर ऑर्बिटल से हमारा T2G ग्रुप बन रहा था। और यहाँ पर Eg ग्रुप जो है ज्यादा अफेक्ट हो रहा था लिगेंड से, क्यों? क्योंकि ये जो एक्सियल ऑर्बिटल्स थे वो भी एक्सिस पर ही प्रेजेंट है और लिगेंड्स भी हमारे एक्सिस पर ही प्रेजेंट है। तो दोनों ही चीजें एक्सिस पर प्रेजेंट अगर होंगी, सपोज ये हमारी कोई एक एक्सिस है, तो यहीं पर हमारे ऑर्बिटल्स हैं, ये बीच में, ठीक है, और कॉर्नर कॉर्नर पर हमने ये लिगेंड्स बना दिए, मतलब एक्सिस पर ही लिगेंड्स हैं और एक्सिस पर ही हमारे डी ऑर्बिटल्स है। तो ये फेस टू फेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, मतलब जितना आमने सामने हो रहा था, तो आमने सामने रिपल्शन बहुत ज्यादा हो पा रहा था, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए क्या हो रहा था, लिगेंड्स यहाँ पर जो है ऑक्टाहेड्रल के केस में लिगेंड्स एक्सर्ट मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन Eg ऑर्बिटल्स, तो वो Eg ऑर्बिटल को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे थे, एंड एज लिटिल एज पॉसिबल ऑन T2G ऑर्बिटल, और T2G ऑर्बिटल को कंपैरेटिवली कम इफेक्ट कर रहे थे। कम इफेक्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि T2G ऑर्बिटल जो थे वो बीच में प्रेजेंट है, प्लेन में प्रेजेंट थे ना, वो यहाँ 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 पर प्रेजेंट थे, जो मैंने यहाँ बनाया, तो वो क्योंकि प्लेन में प्रेजेंट थे तो बिल्कुल फेस टू फेस रिपल्शन तो नहीं हो पा रहा था, इसलिए Eg के कंपैरिजन में T2G को वो कम इफेक्ट कर रहे थे। लेकिन और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो कम से कम, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये तो था कि लिगेंड्स जो थे कम से कम Eg ऑर्बिटल को तो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या है, वो किसी भी डी ऑर्बिटल के बिल्कुल सामने नहीं थे। तो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द लिगेंड्स आर नॉट एम्ड डायरेक्टली एट एनी ऑफ द डी ऑर्बिटल, किसी भी लिगेंड्स के ठीक किसी भी डी ऑर्बिटल के ठीक सामने नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि टेट्राहेड्रल के केस में क्या था, लिगेंड्स जो थे वो लिगेंड्स हमारे यहाँ प्लेन में ही आ रहे थे। तो जब वो प्लेन में ही प्रेजेंट थे लिगेंड्स हमारे, तो जो प्लानर ऑर्बिटल्स थे वो भी प्लेन में ही प्रेजेंट है, ठीक, और जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं वो तो हमारे एक्सिस पर प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि प्लेन में आने से बिल्कुल
ठीक है, ये बात सही है कि T2G ऑर्बिटल को ज़्यादा अफेक्ट करेंगे इन कंपैरिजन टू EG, लेकिन T2G ऑर्बिटल को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ पर भी फेस टू फेस रिपल्शन नहीं था। क्योंकि क्या होता है, प्लेन तो हमारा बहुत बड़ा एरिया है, देखिए ये पूरा इतना, ये सब कुछ प्लेन है, ठीक है। अब प्लेन में लिगेंड कहाँ, दोनों ही प्लेन में प्रेजेंट है, T2G ऑर्बिटल भी और लिगेंड भी, लेकिन एकदम फेस टू फेस तो नहीं हो सकते। तो फेस टू फेस नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा अफेक्ट वो किसी भी ऑर्बिटल को नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ EG के कंपैरिजन में T2G को वो ज़्यादा अफेक्ट कर रहे थे। तो सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड्स जो हैं किसी भी डी ऑर्बिटल को बिल्कुल फेस टू फेस रिपल्शन नहीं दे पा रहे थे, इसलिए टेट्राहेड्रल के केस में हमें स्प्लिटिंग कम देखने को मिलती है और ऑक्टाहेड्रल के केस में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में, और ये रिलेशनशिप को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना देख सकते हैं कि ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स किस तरह से अफेक्ट करती है। तो यहाँ टेट्राहेड्रल के केस में कम देखने को मिलती है स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू, और ऑक्टाहेड्रल के केस में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये कुछ 4 फैक्टर्स थे जो डेल्टा की वैल्यू को या 10 DQ की वैल्यू को या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। तो किस तरह से अफेक्ट करते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो कई बार ये शॉर्ट नोट में आ जाता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा, या 10 DQ करके भी आ सकता है। तो इस तरह से ये आज का वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। तो अब इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड बचा है। एक तो एप्लीकेशन बची है CFT की, और एक इसकी लिमिटेशंस बची है। तो उसके बाद हमारी फिर ये वाली पोर्शन जो है क्रिस्टल फील्ड जो कोऑर्डिनेशन का, वो ये वाला पोर्शन जो है खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।